हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉर्म्स की। इससे पहले मैंने आप लोगों को वीडियो बना करके दिया था डेवलपमेंट ऑफ नॉर्म्स, और नॉर्म्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने क्लियर किया था। आज हम लोग नॉर्म्स की टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ मनोवैज्ञानिक परीक्षण, कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जब भी होती है तो उसमें व्यक्तियों के जो प्राप्तांक हैं उसकी व्याख्या करने के लिए, यानी व्यक्तियों के प्राप्तांकों की व्याख्या करने के लिए मुख्य रूप से 4 प्रकार के जो नॉर्म्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। 4 प्रकार के नॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला नॉर्म्स है आपका एज नॉर्म्स, आयु मानक, ठीक है? एज नॉर्म्स। दूसरा है आपका ग्रेड नॉर्म्स। तीसरा थर्ड है आपका परसेंटाइल नॉर्म्स, और लास्ट है आपका स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स। यही 4 नॉर्म्स, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स, स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स, ये जो आपके 4 नॉर्म्स हैं इन्हीं के द्वारा व्यक्तियों के प्राप्तांकों की व्याख्या की जाती है, ठीक है? अब हम चलते हैं एज नॉर्म्स। एज नॉर्म्स होता क्या है, किसको बोलते हैं ये, हम इसके बारे में अब जानते हैं। तो एज नॉर्म्स में देखा जाता है ऐसा परीक्षण जिसमें आयु के कारण परिवर्तन दिखाई दे। आयु, एज की, ऐसा परीक्षण जिसमें आयु के कारण परिवर्तन दिखाई देता है, वहाँ पर आयु मानक निर्धारित किया जाता है। आयु के कारण जहाँ परिवर्तन दिखाई देगा वहाँ हम आयु मानक निर्धारित करते हैं। किसी भी परीक्षण के आयु मानक से मतलब है जो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति हैं उनके द्वारा जो अर्जित प्राप्तांकों का औसत होता है उससे होता है। कहने का अर्थ है कि जब भी किसी परीक्षण का आयु मानक हमको देखना होता है तो यहाँ आयु मानक से अर्थ निकाला जाता है कि जो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा अर्जित प्राप्तांकों का औसत होता है उससे होता है। किसी भी हम टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उसमें अलग अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि जब भी हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो ये नहीं है कि अगर 12 साल का मुझे एक बच्चा मिल गया तो सारे 12 साल के ही हों। वहाँ ये भी हो सकता है कि 10 साल का हो, 10.5 साल का हो, 11.5 का हो, 12.5 साल का हो। तो वैसी जब सिचुएशन होती है तो वहाँ पर एज रेंज ग्रुप बना दिया जाता है टेस्ट के लिए। एज रेंज ग्रुप, जैसे हमको 12 साल के, मान लीजिए कोई टेस्ट है जो हमको एडमिनिस्ट्रेट करना है तो हम ये कर सकते हैं कि आपका 11 साल से लेकर के 13 साल तक के बीच के बच्चों को, तो 11 से 13 साल के जो बीच के बच्चे हैं हम उन्हें टेस्ट में सम्मिलित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो अब यहाँ भिन्न भिन्न आपके आयु वर्ग के बच्चे हो गए आपके, क्योंकि 11 से 13 की मैंने बात की है तो 11 साल का होगा, 11 साल 2 महीने का होगा, 11 साल 4 महीने का होगा, 11 साल 6 महीने का होगा, 12 साल का होगा, 12 साल 4 महीने का होगा। तो यहाँ पे जो भिन्न भिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति हैं या बच्चे हैं तो उन पर जो अर्जित प्राप्तांकों का औसत मिलता है हमको, एवरेज, ठीक है? जो एवरेज मिलता है उसी से आयु नॉर्म्स जो है, एज नॉर्म्स, उसका निर्धारण होता है। आयु मानक कहने का अर्थ है द मीन राय स्कोर ऑबिडेंट बाय द चिल्ड्रेन इन ईच ईयर ग्रुप विद इन द स्टैंडर्डाइजेशन सिंपल constitute the age norms for a such group। मेरी बात समझ में यहाँ आ ही गई होगी आपको। The mean raw score obtained by the children in each year group within the standardization sample constitute the age norms for a such group। एक एक समूह की बात यहाँ पे हो रही है, यानी आयु मानक को ज्ञात करने के लिए उस आयु वर्ग के जो सैंपल हैं, हम कभी भी कोई भी टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो सैम्पलिंग ज़रूर करेंगे।
लक्ष्य जीव संख्या से हम रेंडमली सिलेक्शन करेंगे कुछ व्यक्तियों का। तो यहाँ जो रेंडमली सिलेक्शन हम कर रहे हैं टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, तो वो जो होंगे हमारे, वो हमारे सैंपल जो है लक्ष्य जीव संख्या से सेलेक्ट किए गए हैं, जो उस लक्ष्य जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि सबको हम टेस्ट पे इन्वॉल्व नहीं कर सकते, कुछ ही लोगों को टेस्ट में हम इन्वॉल्व करते हैं, सबको संभव ही नहीं है कि हम इन्वॉल्व कर पाएँ। ऐसा तो है नहीं कि मैंने जिस एरिया को लिया उस एरिया की हर पर्सन पे हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करें, नॉट पॉसिबल। तो वहाँ से हम कुछ ही व्यक्तियों को लेते हैं, जिस एरिया के व्यक्ति होंगे उस एरिया से रिलेटेड कुछ व्यक्तियों का हम रेंडमली सिलेक्शन करते हैं। और वो सिलेक्शन करने के बाद यादृच्छिक इसको बोला जाता है, रेंडमली यानी यादृच्छिक तरीके से। तो रेंडमली जब हम सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि इस पर जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं और इस पर जो हमारा रिजल्ट आउट होगा वो रिजल्ट हमारे जो लक्ष्य जीव संख्या है सब पर लागू होंगे, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधि प्रतिदर्श होता है। बात समझ में यहाँ पर आ रही होगी आप लोगों को। तो यहाँ हमने बात की कि जो आयु मानक है उसको ज्ञात करने के लिए हम जो एज रेंज ग्रुप रखते हैं उस आयु वर्ग के जो हमारे सैंपल होते हैं, सैंपल हमारा होगा तो कोई ग्रुप सैंपल हम लेंगे, तो उस समूह पर परीक्षण को प्रशासित किया जाता है। यानी जो सैंपल ग्रुप मैंने लिया है उस पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और परीक्षण में उसी आयु वर्ग के, जिस आयु वर्ग की हमने सैंपलिंग ली है उसी आयु वर्ग के प्रतिदर्श जो समूह के छात्रों के द्वारा अर्जित प्राप्तांकों का हम एवरेज देखेंगे। जो उन्होंने एक्वायर किया है स्कोर उसका एवरेज देखा जाता है। तो एवरेज जैसे ही हम ज्ञात करेंगे, एवरेज ज्ञात करके ही हम निकालते हैं उस समूह का मानक। क्लियर है? यहाँ कहने का अर्थ है कि हम कोई भी लक्ष्य जीव संख्या से सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग करने के बाद वो जो सैंपल ग्रुप है हमारा उस पर हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो स्कोरिंग की गई है, जो व्यक्तियों के समूह पर हमको प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उनका हम एवरेज देखते हैं, उसका मीन निकाला जाएगा। एवरेज जैसे ही निकाल लेते हैं हमको उस जो ग्रुप है उसका नॉर्म्स मिल जाता है। ठीक है। इसी तरीके से जो अलग अलग आयु के आपके प्रतिनिधि समूह हैं उनका अलग अलग प्राप्तांकों की गणना करके आयु मानक का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ जब भी हम ऐसे नॉर्म्स, ये आयु आपका मानक है जो, क्योंकि प्रत्येक आयु वर्ग के बालकों के जो प्रतिनिधि समूह हैं उनके द्वारा जो अर्जित प्राप्तांकों के औसत की मान किसी भी परीक्षण की आयु वर्ग मानकों का निर्धारण करते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो अर्जित प्राप्तांक हैं, अर्जित प्राप्तांकों का जैसे हम एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं, वही हमारा बता देता है कि ये हमारा आयु मानक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 10 साल का है और मैंने इसमें बॉयज़ को ले लिया, 10 साल का लड़का, उसका मैंने सैम्पलिंग किया। किस किन चीज़ों को लेकर के सैम्पलिंग की जा रही है? ऊंचाई, उसकी औसत ऊंचाई कितनी है अब हमको ये देखना होगा। तो प्रतिदर्श से लेकर उनकी ऊंचाई की माप की जाती है। तो 10 वर्ष के जो सारे बच्चे हैं ये ज़रूरी नहीं कि सबकी लंबाई एक ही जैसी हो या उतनी ही हो। ठीक है। तो यहाँ 10 वर्ष की आयु के जो लड़कों का हम सैम्पलिंग लिए हैं उनकी ऊंचाई की माप करते हैं और औसत ऊंचाई हम ज्ञात कर लेते हैं। ले लिया बच्चों को और सब में की हमने औसत एवरेज निकाल लिया। यह औसत जो ऊंचाई है 10 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनके नॉर्म्स का निर्धारण कर देगी। अब हमने 10 वर्ष के बच्चों को ले लिया और सबकी लंबाई मैंने देख ली। मान लीजिए कि मैंने 50 बच्चों को लिया, 10 साल के 50 बच्चों को लिया। 50 बच्चों की लंबाई एक ही बराबर नहीं होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। तो हम उसको निकालेंगे उसका एवरेज। एवरेज निकाल करके हम ये कह सकते हैं ये आयु नॉर्म्स आपका होगा। एवरेज निकाल करके हम ये कह सकते हैं कि 10 साल के बच्चे की लगभग ऊंचाई इतनी होती है।
अब उससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उसमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी ऊंचाई की ही बात नहीं है, यहाँ पर आपके है जैसे कि हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं, मानसिक आयु होगी हमको यहाँ पर ज्ञात करनी होगी। इंटेलिजेंस टेस्ट जब भी हम करेंगे तो आप लोगों को बताया ही गया है IQ = MA/C × 100। तो यहाँ मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज दोनों की बात की जाती है। तो अधिकतर जो जितने भी बुद्धि परीक्षण हैं, आपके इंटेलिजेंस टेस्ट जो भी होते हैं, उसमें आयु मानकों को मानसिक आयु के रूप में और उपलब्धि परीक्षण में शैक्षिक आयु के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो आपकी आयु की बात हो रही है, अब यहाँ पर हम एज नॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्रोनोलॉजिकल एज की भी बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर चूँकि एज नॉर्म्स की हमने बात की है, तो हम यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल इसकी वास्तविक आयु की भी बात करेंगे, उसकी मानसिक आयु की भी बात करेंगे, उसकी उपलब्धि परीक्षण पे शैक्षिक आयु की भी बात करेंगे। तो ये सभी आयु जो हैं आपके, इनका निर्धारण जब भी हम करेंगे तो एज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे। यहाँ किसी भी बुद्धि परीक्षण के हम आयु मानकों को अगर ज्ञात करना हो तो विभिन्न जो आयु वर्ग के हमारे बच्चे हैं उनके प्रतिदर्श पर बुद्धि परीक्षण का हम प्रशासित करेंगे, यानी हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे बुद्धि परीक्षण। और अलग अलग जो प्रतिनिधि समूह हैं उनके जो मीन है उसकी हम काउंटिंग करेंगे, उसकी गणना करेंगे। आयु मानकों के लिए जो आपके प्रतिनिधिक समूह के बच्चे होते हैं उनके मान लीजिए अगर मध्यमान उनका हम 8-10 कुछ भी आ रहा है तो वहीं आपका एवरेज है, चूंकि मीन आपका निकल रहा है वहीं, तो बच्चे की जो आयु नॉर्म्स हैं, जो आयु मानक हैं, वो उतना ही माना जाएगा। मान लीजिए किसी हमने प्रतिनिधि समूह लिया और उस पर मैंने टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट कर दिया, कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे ही मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया, इंटेलिजेंस टेस्ट जैसे ही मैंने एडमिनिस्ट्रेट किया, तो वो इंटेलिजेंस टेस्ट आपकी, चूँकि यहाँ पर बुद्धि परीक्षण हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ क्रोनोलॉजिकल एज भी हम लेंगे और उसकी मेंटल एज भी लेंगे। इन दोनों के माध्यम से हम इनके जो है एज की गणना करनी है हमको, तो हम उसका प्रतिदर्श लेकर के उस पर हम जो इंटेलिजेंस टेस्ट है एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो रिजल्ट हमको मिलता है उसका हम मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकालना है हमको। तो एवरेज निकालते ही मान लीजिए एवरेज हमारा 8 आ गया, तो हम ये कहेंगे प्राप्तांकों का जो मध्यमान 8 है, इट मीन्स कि 8 वर्ष ही बच्चों की आयु मानक है। यहाँ क्लियर हो रहा है? जैसे किसी बच्चे का बुद्धि परीक्षण में प्राप्तांक 10 वर्ष के बच्चे का प्राप्तांक के बराबर है तो उसकी मानसिक आयु 10 हो जाएगी, जबकि वास्तविक आयु हो सकता है 8 ही साल हो। तो यहाँ वैसे ही बच्चों का हम एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकाल करके उसी पे आधार पे कहा जा सकता है कि इस बच्चे का जो आयु नॉर्म्स है, आयु मानक पर इसका जो मानक प्राप्तांक है वो आपका 8 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एवरेज निकाला है। क्लियर है? अगर हम यूज ऑफ एज नॉर्म्स की बात करें, इसका यूज कहाँ पर हम करेंगे? एज नॉर्म्स तो है लेकिन उसका यूज कहाँ पर करेंगे, इसकी बात करें तो हम आपको बता दें आयु के साथ परिवर्तित होने वाले गुणों के संदर्भ में। आयु के साथ परिवर्तित, क्योंकि जब भी बच्चे की उम्र जैसे जैसे बदलती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, तो उसके परिवर्तन के संदर्भ में अगर हम आयु मानक को यूज करें तो वो ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे ऊंचाई है, मानसिक योग्यता है, शैक्षिक उपलब्धि है, इन सब का अगर मेजरमेंट करना होता है, क्योंकि ऊंचाई, मानसिक योग्यता, शैक्षिक उपलब्धि जो अचीवमेंट है, ये सब बच्चे के अंदर जो है वो परिवर्तित होता रहता है। तो इनका अगर हमको मेजरमेंट करना होता है तो वहाँ एज नॉर्म्स का ही हम यूज़ करेंगे। साथ ही ऐसे बच्चे जो कम आयु के बच्चे हैं, जैसे आपके प्रारंभिक अवस्था में जो उनके गुण होते हैं, उनकी विशेषताएं होती हैं, उससे परिवर्तन होता रहता है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चों में देखेंगे तो आप काफ़ी जल्दी जल्दी उनके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। तो इनका अगर मेजरमेंट करना हो कि उनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, या बच्चों की स्टडी करनी हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी करनी हो, तो उसके लिए भी आपकी जो एज नॉर्म्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे माने गए हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्म्स के दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार है इसका ग्रेड नॉर्म्स। ग्रेड नॉर्म्स को श्रेणी मानक या कक्षा मानक भी कहा जाता है।
ये आपका दूसरे प्रकार का आपका मानक है। यहाँ जिस तरह आयु मानक को ज्ञात करने के लिए अनेक विभिन्न वर्ग के सैंपल्स के पर्सन को लिया जाता है, सब्जेक्ट को लिया जाता है, उनका एवरेज ज्ञात किया जाता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी आपको ग्रेड नॉर्म्स जो है वो ज्ञात करने के लिए अनेक जो कक्षाएं होती हैं, विभिन्न कक्षाओं के से हम प्रतिनिधि समूह लेते हैं और उनके प्रतिनिधि समूह के जो छात्र होते हैं उनके प्राप्तांकों का औसत ज्ञान किया जाता है। यहाँ एज नॉर्म्स हैं आपकी एज से संबंधित, आयु से संबंधित जो एवरेज था उसको ज्ञान किया जाता था। यहाँ प्राप्तांकों जो उन्होंने प्राप्तांक प्राप्त किया है उसका औसत ज्ञान करके उनको ग्रेड, जो आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इससे पहले आप लोगों को पता ही होगा वो दिए जाते थे, तो इनका भी उसी ग्रेड के अकॉर्डिंग उनका जो नॉर्म्स है वो निर्धारित किया जाता है। यहाँ ग्रेड मानक को निर्धारित करने के लिए परीक्षण को अलग अलग कक्षा के बच्चों के प्रतिनिधि समूह पर प्रशासित किया जाता है। यहाँ समझ में आ रहा होगा कि ग्रेड मानक जब भी हम निर्धारित करेंगे, ग्रेड नॉर्म्स जब भी हम निर्धारित करेंगे, तो उसके लिए हम कोई टेस्ट लेंगे तो उसे अलग अलग क्लास के जो बच्चे हैं उनके प्रतिनिधि समूह पर हम एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। ठीक, साथ ही ये जो अलग अलग कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह हैं उनके द्वारा जो प्राप्त अंक हैं, जो उनकी स्कोरिंग की गई है, जो उन्होंने नंबर स्कोर किया है, उनका हम अंकों का औसत ज्ञात करेंगे। औसत जब हम इनका ज्ञात कर लेते हैं तो विभिन्न कक्षाओं के जो प्रतिनिधि समूहों के औसतों का प्राप्तांक है वही आपका कहा जाएगा ग्रेड नॉर्म्स। ये बात फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्रेड नॉर्म्स निर्धारित करना होता है तो निर्धारित करने के लिए परीक्षण को अलग अलग कक्षा के जो बच्चे हैं उनके प्रतिनिधि समूह पर हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे और अलग अलग जो कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह से प्राप्त प्राप्तांक हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, अब उनका एवरेज हम निकाल लेते हैं तो जो अलग अलग क्लास के आपके प्रतिनिधि समूह के जो औसत प्राप्तांक हैं वही प्राप्तांक आपके कहे जाते हैं ग्रेड नॉर्म्स। यदि अगर किसी हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ग्रेड नॉर्म्स अगर हमको निर्धारित करना है तो इसके लिए मान लीजिए हम लोग कोई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है और हमको ग्रेड नॉर्म्स को निर्धारित करना है, तो इसके लिए किसी भी विद्यालय के अलग अलग क्लास के हमको बच्चों को लेना है, जैसे 6 का ले लिए, 7 का ले लिए, 8 का ले लिए, 9 का ले लिए, ऐसे वैसे क्लास के जो बच्चे हैं उनको हम ले लेंगे और उनके प्रतिनिधि समूह पर अलग अलग उसी परीक्षण का हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। परीक्षण आपका एक ही है, उसे एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे और जो प्रत्येक कक्षा के प्रतिनिधि समूह हैं उनसे जो हमको प्राप्तांक प्राप्त हो रहा है, उनसे जो प्राप्तांक प्राप्त हो रहा है हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, अब एवरेज जैसे ही हमने निकाल लिया, औसत ज्ञात कर लिया, यही जो आपका औसत प्राप्तांक है, ये जो ग्रेड नॉर्म्स के लिए मैंने औसत प्राप्तांक निकाला, यही औसत प्राप्तांक उस परीक्षण का क्या कहलाएगा, ग्रेड नॉर्म्स। इसी मानक को संदर्भ बिंदु मान करके विभिन्न कक्षा के किसी भी छात्र द्वारा अर्जित अंक की व्याख्या की जा सकती है। ये जो आपका औसत प्राप्तांक है, इसी के चूंकि ये औसत प्राप्तांक लिया गया है तो उस परीक्षण से लिया गया है, तो इस मानक को ही जो ग्रेड नॉर्म्स पे हमने स्कोरिंग प्राप्त की और जिसका हमने निकाला है एवरेज, इसी को संदर्भ बिंदु मानकर जो अलग अलग क्लास के आपके बच्चे थे उनके द्वारा जो अर्जित प्राप्तांक हैं उनके अंकों की व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका ग्रेड नॉर्म्स। अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ करेंगे, यूज ऑफ ग्रेड नॉर्म्स, क्योंकि जब भी कोई नॉर्म्स होगा तो इसका यूज ज़रूर होगा, यूज नहीं है तो बना ही क्यों। तो यहाँ सबसे पहली बात है कि जब भी हम ग्रेड नॉर्म्स की बात करेंगे तो उसके यूज पे हम अगर आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जैसे कोई स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है, उसमें जो बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, जब हमको ये टेस्ट करना हो, ग्रेड नॉर्म्स का यूज हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पर स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट में बच्चे की परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करनी हो कि बच्चा कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। जब हमको ये मेजरमेंट करना होता है तब वहाँ पे हम ग्रेड नॉर्म्स को यूज करते हैं।
साथ ही जो हमारी प्रारंभिक कक्षाएं होती हैं उनके लिए भी ग्रेड जो है वो काफ़ी उपयोगी होता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में जो बालकों की शैक्षिक प्रगति होती है वो काफ़ी अधिक होती है, काफ़ी तीव्र गति से होती है। इनका मेजरमेंट करना हो तभी हम ग्रेड नॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर विद्यालय के मान लीजिए अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं, तो उनकी जो कक्षा मानकों की सहायता अगर वो लेते हैं तो इससे वो छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की व्याख्या कर सकते हैं और इससे छात्रों की योग्यता के अनुसार उन्हें क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है। इसके लिए भी ग्रेड नॉर्म्स का यूज़ किया जा सकता है। साथ ही किसी ऐसे विषय की जहाँ पर अचीवमेंट टेस्ट किया जा रहा है तो वहाँ भी अर्जित प्राप्तांकों की व्याख्या अध्यापक करके ये उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट में बच्चे का परफॉर्मेंस बेस्ट है वहाँ पे उसको वो प्रमोट कर सकता है। ग्रेड नॉर्म्स जो है ये भी बता देता है कि कक्षा का कोई छात्र किस सीमा तक, कहें तो किसी एक निश्चित सीमा तक कितना कार्य कर सकता है, इसका मेजरमेंट भी आपके ग्रेड नॉर्म्स से ही होता है। क्लियर है? आगे इसका थर्ड नॉर्म्स है आपका परसेंटाइल नॉर्म्स। परसेंटाइल नॉर्म्स पे ही परसेंटेज लगा हुआ है, तो यहाँ जो परसेंटाइल नॉर्म्स है इसको शतांशीय मानक भी कहा जाता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की स्वयं की आयु समूह और ग्रेड समूह में जब तुलना की जाती है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति की स्वयं की आयु समूह जिस एज में है वो और उसकी आयु में, ठीक, आयु समूह में और ग्रेड समूह में तुलना जब की जाती है तो तुलना करने के लिए शतांशीय मान का यूज किया जाता है। यानी व्यक्ति की या बच्चे की आयु कितनी है, ठीक है, उस आयु में उसका किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या क्लास में उसका कैसा परफॉर्मेंस है, कितना उसको ग्रेड मिलता है, एज के अकॉर्डिंग कितना उसको ग्रेड मिल रहा है, इन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे, यानी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो जहाँ पर एज नॉर्म्स और ग्रेड नॉर्म्स दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, ये कंपैरिजन हम सिर्फ परसेंटाइल नॉर्म्स के द्वारा ही कर सकते हैं। इस नॉर्म्स से जो हम काउंटिंग करते हैं, जो कैलकुलेशन करते हैं, वो वैलिड होता है, यानी हमको सही सही उत्तर प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है कि शतांशीय मानक की सहायता से जो व्यक्ति की तुलना उस स्थिति या समूह में ज्ञात कर सकते हैं जिस समूह का वो सदस्य होता है। अभी भी कंफ्यूजन शायद बनी होगी आपको। कहने का बिल्कुल सिंपली भाषा में आप देखेंगे तो जो आपका शतांशीय मानक है, परसेंटाइल नॉर्म्स है, उसमें आपकी जो आयु समूह के विभिन्न आयु समूह के बच्चे होंगे, उस आयु समूह में के जो बच्चे हैं और उनको जो ग्रेड मिला हुआ है किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साइंस में काफ़ी शार्प होंगे, कुछ आर्ट्स के होंगे, कुछ अदर सब्जेक्ट के होंगे, कुछ स्पोर्ट्स में होंगे, तो सभी बच्चों का जो एबिलिटी है वो डिफरेंट होती है, तो यहाँ उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रेड दी जा रही है। तो जो बच्चे की आयु है और जो उसका ग्रेड है, जब हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कंपैरेटिव स्टडी की कैलकुलेशन के लिए हम परसेंटाइल नॉर्म्स को यूज करते हैं। और ये जो आपका परसेंटाइल नॉर्म्स है ये बता देता है कि बच्चे की तुलना जो है उस स्थिति, उसकी स्थिति क्या है, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसकी स्थिति उस विशेष समूह में, जिस समूह में वो रहता है, उस विशेष समूह में कहाँ पर है, किस जगह पर है, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, किस नंबर पे है वो, ये अगर हमको ज्ञात करना हो जिस समूह में वो रह रहा है, यानी जिस समूह का वो बच्चा सदस्य है, हमें उस समूह में उसकी स्थिति ज्ञात करने में परसेंटाइल नॉर्म्स सहयोग देता है। क्लियर है? जो आपके शतांशी मानक होते हैं, इस शतांशी मानक शायद आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
शतांशी मान का मतलब है परीक्षण में छात्रों के किसी प्रतिनिधिक समूह के द्वारा प्राप्त अंकों के जो विभिन्न शतांश हैं उनसे होता है। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए। शतांशी जो मानक है उनका मतलब है परीक्षण में छात्रों के किसी प्रतिनिधिक समूह के द्वारा प्राप्त अंकों के अनेक जो होते हैं विभिन्न प्रकार के जो शतांश हैं उनसे होता है। शतांश जो है वो आपका एक बिंदु है जिसके नीचे दिए गए प्रतिशत छात्र अंक प्राप्त करते हैं। शतांश वह बिंदु है जिसके नीचे का जो दिया गया प्रतिशत है उसे छात्र प्राप्त करते हैं। जैसे आपका मान लीजिए कि परसेंटाइल 10 है, तो परसेंटाइल 10 आपका वह बिंदु हो गया जिसके नीचे 10% छात्र अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसको P से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, परसेंटाइल नॉर्म्स को P से इंडिकेट किया जाता है। तो मैंने कहा कि P 10 यानी परसेंटाइल 10 एक आपका पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया। तो P10 वह बिंदु हो गया जिसके नीचे, ऊपर नहीं जाएंगे हम, जिसके नीचे आपके 10% 10% जो छात्र हैं या छात्राएं हैं वो अंक प्राप्त करते हैं। स्कोरिंग उनकी जो होती है वो होते हुए, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शतांशीय मान जो है वो वास्तव में एक ऐसा मानक बिंदु है जिसके नीचे किसी समूह का निश्चित प्रतिशत होता है। शतांशी मान एक ऐसा बिंदु है जिसके नीचे किसी समूह का या किसी डिस्ट्रीब्यूशन का, वितरण का कोई निश्चित प्रतिशत होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, शतांशीय नॉर्म्स। क्लियर है। समूह के किसी भी व्यक्ति का अगर हम प्राप्तांक ज्ञात करने की कोशिश करें तो जो हम परीक्षण का प्राप्तांक ज्ञात हो रहा है हमको, उसकी समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए परसेंटाइल रैंक ज्ञात किया जाता है। यहाँ इससे पहले आप लोग स्टार्ट्स में पढ़े होंगे रैंक ऑर्डर, तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं। यहाँ परसेंटाइल रैंक है, तो यहाँ जो परीक्षण प्राप्तांक ज्ञात हो रहा है उस पर समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए, उस व्यक्ति की स्थिति, उस छात्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए परसेंटाइल रैंक ज्ञात किया जाता है। शतांशी मानकों की सारणी जो होती है उसमें जो विभिन्न शतांशों की सापेक्ष जो स्कोरिंग होती है वो दिए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि समूह की किसी भी व्यक्ति का परीक्षण प्राप्तांक अगर ज्ञात करना हो या ज्ञात हो गया हो तो उस पर उसकी समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए परसेंटाइल रैंक हम ज्ञात करते हैं। परसेंटाइल जो आपके नॉर्म्स हैं उसकी जो सारणी होती है, जो सारणी बनाई जाती है, उसमें अनेक प्रकार के जो शतांशों के सापेक्ष जो होते हैं उसको प्राप्तांक दिए जाते हैं या प्रदान किए जाते हैं। Percentile norms provided a basis for interpreting the score of an individual in terms of his standing in some particular groups. पर आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि शतांशी मानक किसी विशेष समूह में व्यक्ति के प्राप्तांक के विवेचन के आधार प्रस्तुत करता है। शतांशी मानक किसी भी विशेष समूह में व्यक्ति के प्राप्तांक के विवेचन के लिए, उसकी विवेचना करने के लिए एक बेस तैयार कर देता है। ठीक, यहाँ अगर हम यूज ऑफ परसेंटाइल नॉर्म्स की बात करें, उसका हम यूज कहाँ पे करेंगे या उसका क्या यूज है, क्या उपयोग है, तो ये आप जान लीजिए कि जो आपके परसेंटाइल नॉर्म्स हैं उनका यूज वहाँ पर विशेष रूप से किया जाता है जहाँ आयु के साथ गुण या विशेषता में परिवर्तन नहीं होता। जहाँ आयु के साथ बच्चे के गुण या विशेषताओं में परिवर्तन नहीं होता वहाँ पर हम परसेंटाइल नॉर्म्स यूज करते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण है, रुचि परीक्षण है, व्यक्तित्व परीक्षण है, इन सब के लिए शतांशी मानक का प्रयोग किया जा सकता है। जो आपकी ये शतांशी मानक का क्रम है, जो इसका परसेंटाइल रैंक है, इसका यूज करके, परसेंटाइल रैंक का यूज करके
जो बच्चा है उसके समूह में स्थिति ज्ञात करने के लिए भी परसेंटाइल नॉर्म्स को यूज़ किया जा सकता है। जो आपके परसेंटाइल नॉर्म्स हैं इनका यूज सभी प्रकार के जो भी आपके टेस्ट होते हैं, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, आपके एजुकेशनल टेस्ट हो, इन सभी में इनका यूज किया जाता है शतांशी मानकों का, क्योंकि इनका जो प्रयोग है एक ही सामान्य समूह के सभी व्यक्तियों पर किया जा सकता है। जो भी आपके सामान्य समूह के व्यक्ति हैं उन सभी पर आपके जो परसेंटाइल नॉर्म्स हैं उनका यूज किया जा सकता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चाहे एजुकेशनल टेस्ट हो। इसीलिए मैंने कहा कि परसेंटाइल नॉर्म्स प्रोवाइडेड अ बेसिस फॉर इंटरप्रेटिंग द स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल इन टर्म्स ऑफ हिज स्टैंडिंग इन इज अ सम पर्टिकुलर ग्रुप। तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि आपके जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हो चाहे एजुकेशनल टेस्टिंग हो, इन सब में इनका इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इनका प्रयोग जो है एक ही सामान्य ग्रुप के समूह जो नॉर्मल ग्रुप हैं उनके सभी व्यक्तियों पर वो आधार दे रहा है, बेस तैयार कर रहा है, तो सभी व्यक्तियों पर आसानी से इसको यूज किया जा सकता है। जो अनेक प्रकार के ऐसे समूह हैं जिनकी व्यक्तियों के बीच में डिफरेंसेस हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, क्योंकि एक ही समूह हम बनाएंगे या दो समूह बनाएंगे लेकिन समूह के सभी व्यक्ति एक जैसे पूर्ण रूप से नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उसमें कुछ डिफरेंसेस होंगी। तो समूह के व्यक्तियों के बीच तुलना करने के लिए एक ही समूह के जो विभिन्न व्यक्ति हैं उनके बीच में अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करना चाहें तब भी हम परसेंटाइल नॉर्म्स को ही यूज कर सकते हैं, और वहाँ पर परसेंटाइल नॉर्म्स काफ़ी उपयोगी होता है क्योंकि इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं काफ़ी वैध होते हैं। क्लियर है? यहाँ मैंने 3 आपके नॉर्म्स क्लियर किए हैं, एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स। नेक्स्ट आपका है स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म्स। स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म्स, मानकीकृत प्राप्तांक मानक। चलिए अब हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ जो आपके मानकीकृत प्राप्तांक मानक है वो विभिन्न प्रकार के मानकीकृत प्राप्तांकों का जो प्रयोग है वो भी मानक की तरह ही किया जा सकता है। मानकीकृत प्राप्तांक का जो उपयोग है वो भी नॉर्म्स की जो अदर नॉर्म्स हैं उन्हीं की तरह किया जा सकता है। इसमें मूल प्राप्तांकों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए मूल प्राप्तांक, हम कोई भी टेस्ट जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, हम कोई भी टेस्ट जब भी एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं तो कोई क्वेश्चनर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस पर सब्जेक्ट की जो रिस्पांस है उसको लेते हैं। तो किसी क्वेश्चनर को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब्जेक्ट ने अपना रिस्पांस दिया, उस क्वेश्चनर पे जो मैंने काउंटिंग कर रखी है, काउंटिंग करेंगे इसको, स्कोरिंग करेंगे तभी तो हम उसे चेंज करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर में। तो वहाँ पे जो आपका राय स्कोर मिलता है वही आपका मूल प्राप्तांक है। उसी मूल प्राप्तांक की यहाँ मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे मूल प्राप्तांक होते हैं जो आपके क्वेश्चनर पे हमको मिलते हैं राय स्कोर, वो जो होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं होते, उनको हमें स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर में कन्वर्ट करना होता है। तो आप जब भी कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो आपको टेस्ट के साथ मैनुअल मिलता है, मैं उसी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ मूल प्राप्तांकों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इसे किसी मानक या प्रतिमान में, इसे किसी मानक या प्रतिमान में संदर्भित जो प्रतिमान होते हैं या प्राप्तांक होते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इसे व्युत्पन्न प्राप्तांक भी कहा जाता है। इसे कन्वर्ट कर देते हैं इसीलिए इसको कहा जाता है व्युत्पन्न, क्योंकि उसको हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं। तो जब व्युत्पन्न प्राप्तांक प्राप्त कर लेते हैं संदर्भित प्राप्तांक के रूप में परिवर्तित करके, तो ये जो मूल प्राप्तांकों का मध्यमान और आपका मानक विचलन है, मीन और ईएसडी है, ईएसडी स्टैंडर्ड डिविएशन इसको बोलते हैं, उसकी सहायता से जब हम इसको मानकीकृत प्राप्तांकों में परिवर्तित कर देते हैं तो ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्म्स हो जाता है। क्लियर हो रहा है? यहाँ कहने का अर्थ है आपका द स्टैंडर्ड स्कोर एक्सप्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस
distance from mean in items of standard deviation or of the distribution. It means standard score provided a method of expressing any score in as distribution in terms of its distance from the mean in standard deviation units. क्लियर है? यहाँ एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा. द स्टैंडर्ड स्कोर एक्सप्रेस द इंडिविजुअल डिस्टेंस फ्रॉम मीन इन आइटम्स ऑफ इन स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. कहने का अर्थ है कि मानकीकृत प्राप्तांक वह प्राप्तांक है जो किसी व्यक्ति के मध्यमान से एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन की इकाई में विचलन या दूरी को व्यक्त करता है. विचलन या दूरी को जो व्यक्त कर रहा हो, किससे? मीन और एसडी के बीच की. ठीक है. तो यहाँ जो आपके प्राप्तांक हैं, मानकीकृत प्राप्तांक है, जो किसी भी मध्यमान से प्रामाणिक विचलन की इकाई में विचलन की दूरी को व्यक्त कर रहा है, वही आपका स्टैंडर्ड नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स है. ये जो आपका मानकीकृत प्राप्तांक है, यही प्रकार से व्युत्पन्न प्राप्तांक होता है. ये भी कई प्रकार का होता है. यहाँ वो प्रकारों की यानी सब टाइप्स की यहाँ बात मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स जो हैं उसके 4 और प्राप्तांक हैं या 4 और नॉर्म्स हैं. तो इसमें आपका पहला है जो सिग्मा या जेड स्कोर जिसे कहा जाता है. दूसरा है आपका टी स्कोर. तीसरा है स्टैन स्कोर. और चौथा है आपका स्टेनाइन स्कोर. ये जो 4 आपके स्कोर हैं जो मानकीकृत प्राप्तांक के, ये व्युत्पन्न प्राप्तांक का ही एक तरह का पार्ट है. जो स्टैंडर्ड स्कोर है, इसका यूज़ जो है वो मानकीकृत प्राप्तांकों की सहायता से हम कहें तो स्टैंडर्ड स्कोर की हम अगर सहायता लेते हैं तो इससे यानी स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स से किसी भी परीक्षण में व्यक्ति द्वारा प्राप्त अंक की व्याख्या अर्थपूर्ण ढंग से अगर हमको करनी होती है तभी हम इसका यूज़ करते हैं. यानी मैंने कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमको जो राय स्कोर मिल रहा है, हमको उस राय स्कोर को जब अर्थपूर्ण बनाना होता है और उसके आधार पे जब हमें व्यक्ति के मान लीजिए कोई मैंने टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया है, तो अचीवमेंट टेस्ट से रिलेटेड अगर हमको उसकी एनालिसिस करनी हो, व्यक्ति की एनालिसिस करनी हो, तो उस एनालिसिस के लिए उसकी एनालिसिस के लिए अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमको किसका सहारा लेना होगा? स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स का. साथ ही अगर हम बात करें मानकीकृत प्राप्तांकों की, तो ये जो आपके मानकीकृत प्राप्तांक हैं, ये 2 समूह के छात्रों की परफॉर्मेंस जो कैपेसिटी है उसकी जो तुलना करनी हो, कंपैरेटिव स्टडी करनी हो, तो इसे आसानी से किया जा सकता है. मान लें कि 2 समूह के जो छात्र हैं, आप जब भी कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो ये 2 व्यक्तियों पे करेंगे या 2 समूहों पे करेंगे. तो 2 समूह के अगर छात्र हैं, छात्र हो छात्रा है एनीथिंग, तो वहाँ 2 समूह के छात्रों के जो किसी स्पेसिफिक टेस्ट पर जो उनका परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस जो उनकी एबिलिटी है उसका कंपैरिजन करना हो तो हम स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स को यूज करते हैं. क्लियर है? यही 4 नॉर्म्स आपके हैं जो मैंने बात की थी टाइप ऑफ नॉर्म्स की. तो यही 4 नॉर्म्स हैं आपके: एज नॉर्म्स, ग्रेड नॉर्म्स, परसेंटाइल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म्स. इज इट क्लियर नाउ?